ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज हम फर्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स विंग की फैकल्टी ट्रेनिंग, राइट। सो आप सभी रेडी हैं ट्रेन करने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स को चैम्पियंस बनाने के लिए, राइट। सो चैम्पियंस कहाँ रहते हैं? आगे रहते हैं। तो जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाइए। So once again, Om Shanti and welcome to Shanti Sarovar for this training program. So आज हम बहुत ही beautiful first session हमारा शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है? शेड्यूल देखा सभी ने? थोड़ा ज़ोर से। आपको ट्रेनिंग करवानी है तो आपको फिर वैसा बोलना भी पड़ेगा। टॉपिक क्या है आज का? नहीं देखा? नहीं। ओवरकम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो आज का सेशन लेने के लिए हमारे बीच में हैदराबाद के बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, ब्रदर रामकृष्णा भाई जी। हम उनका स्वागत करते हैं स्टेज पर। सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका वेलकम करेंगे। सो भाई साहब इज़ अ स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र, मेडिटेटर, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट. He has done his MBA, MS, MPhil in psychology. So he believes in providing this holistic knowledge. बाबा के ज्ञान से रिलेट करके ये काउंसलिंग सेशंस देते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस को, स्टूडेंट्स को, एंड द मेन थीम यही रहता है, हाउ टू ओवरकम द इनर बैरियर्स, इनर स्ट्रेस एंड बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इंटरनली. तो आज का जो सेशन है तो उस पे हम लोग कैसे सभी को सशक्त और अवेयर करा सकते हैं, तो हमारे साथ इनसाइट्स और टिप्स शेयर करेंगे. तो वो पिछले लगभग 30 सालों से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और हैदराबाद में बहुत जो फाउंडेशन लेवल से जो सेवाएं हुई हैं उसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं. तो भाई साहब का हम स्वागत करते हैं एंड आई हैंड ओवर टू हिम फॉर टेकिंग द सेशन. थैंक यू. Om Shanti. When the game gets tougher, only those who are tough can persist. जितना जितना खेल कॉम्प्लिकेट होता जाता है, टफर हो जाता है, मुश्किल होता जाता है, जो अपने अंदर से टफ है आंतरिक रूप से, वो ही मैदान पर टिक पाते हैं, राइट. सो जब ये आंतरिक बात आ जाती है तो आंतरिक क्या है? कोई भी स्पोर्ट में या गेम में एक 3-4 एलिमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होती है. एक होता है फिजिकल लेवल में व्यक्ति की कैपेसिटी, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे व्यक्ति की मोटिवेशन, और जब उनकी फिजिकल कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी माना ये दोनों की सिंक में जब व्यक्ति जा रहा है तो व्यक्ति अपनी लक्ष्य की ओर अच्छी तरह से अग्रसर हो सकता है. फिजिकल बहुत स्ट्रांग है और मेंटली व्यक्ति वीक होता है, तो उस समय अपनी फिजिकल कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को यूज़ करने में कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं. माना फॉर एग्जाम्पल फिजिकली टोटली व्यक्ति ड्रेन भी हो गया हो, मगर मन में एक बहुत दृढ़ संकल्प है, तो कोने कोने में छुपा हुआ एनर्जी को भी व्यक्ति इकट्ठा करके यूज़ कर सकता है. और अपने अंदर फिजिकल बॉडी में कुछ ऐसी रिजर्व कैपेसिटीज़ होती है, वो बहुत पावरफुल रिजर्व कैपेसिटीज़ होती है, वो सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. व्यक्ति ने
बहुत बहुत जर्नी की और पूरी तरह से थक गया है, बॉडी में थोड़ा भी एनर्जी नहीं है, थोड़ा भी उठने की कैपेसिटी नहीं है, और उसी समय पर एर्थक्वेक आ रहा है, तो क्या करेगा व्यक्ति? जो 15th फ्लोर में भी है, 20th फ्लोर में भी है, और एर्थक्वेक के कारण पावर सप्लाई सब बंद हो चुका है, और व्यक्ति पूरा मैराथन करके पूरी तरह से थका हुआ है, बिल्कुल उठ के पानी पीने की भी कैपेसिटी नहीं है। मगर उस समय ऐसी कौन सी शक्ति है, कहाँ पर थी ये शक्ति जो व्यक्ति यूज़ कर पा रहा है? ओके, वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब व्यक्ति की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात आ जाती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सारे रिजर्व एनर्जी से उसे यूज कर पाता है, व्यक्ति वो रिजर्व एनर्जीज को यूज करने की कैपेसिटी अपनी सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है, कॉन्शियस माइंड में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड से वो व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हम स्कूल में पढ़े थे, फाइट एंड फ्लीट हार्मोन्स रिलीज हो जाती है, एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है, तब व्यक्ति में बहुत सारा एनर्जी आ जाता है। एक इम्पॉसिबल टास्क को भी बहुत सरल रीति से पॉसिबल कर लेता है, और फिर बाद में पीछे मुड़ के देखता है तो मैं कैसे कर पाया हूँ, आश्चर्य लग जाता है। मतलब उस व्यक्ति की जो सबकॉन्शियस माइंड है उस समय वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब टाइम टफ टाइम है, ऐसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक एलिमेंट है। एक दूसरा होता है थ्रेट, जब फियर एंड थ्रेट जब आ जाती है तब वो अपना पावर को यूज़ कर पाता है। ओके, जैसे जंगल में जा रहा है, थका हुआ है और कैंपिंग के स्टेज में है, रात को कैंप कर रहा है, मगर सडनली मालूम हुआ या कुछ पता चला कि वहाँ बहुत ही वाइल्ड एनिमल्स घूम रहे हैं। ऐसा कुछ इमीडिएटली एक्सपीरियंस हुआ तो व्यक्ति कैंप से क्या कर देगा? इमीडिएटली इधर कैपेसिटी है तो फाइट करेगा सर्वाइव करने के लिए, या वहाँ से फ्लीट करेगा। उस समय उस प्रकार की हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो जाती है जो वो रिजर्व एनर्जीज को यूज़ कर सके, राइट। अब बात आती है कि क्या, जब साइकोलॉजी के अर्लियर डेज में जब स्टडी कर रहे थे तो जब ये चीज़ मालूम हुआ तो ये सबकॉन्शियस माइंड में ये जो थ्रेट की बात आती है, फियर की, इमोशन की मोटिवेशन आ जाती है, कोई भी इमोशन का एनर्जी आ जाता है, तो व्यक्ति एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। तो एक थॉट ये आती थी कि क्या व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है तो शायद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा उसके, हो सकता है, मगर वो नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। आपको कुछ एलिमेंट्स है, एक है नॉर्मल, दूसरा है एबनॉर्मल, उसका ऑपोजिट साइड में है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कभी कभी एबनॉर्मल भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जैसा दिखता है, मगर वो एबनॉर्मल है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। कारण क्या है? एबनॉर्मैलिटी में व्यक्ति अपनी नेचुरल सेल्फ को खो जाता है। ओके, चाहे वो इमोशनल इन्फ्लुएंस हो, चाहे कोई ट्रिगर के कारण हो, चाहे इमोशंस जैसे फियर, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, इसमें भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है, मगर एनर्जी तो है। ये धीरे धीरे व्यक्ति की पर्सनालिटी को, वो भी एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी मोटिवेट करता है ना। इंडिया पाकिस्तान की जो मैच होती है या कुछ ऐसा हो जाता है राइवलरीज के बीच में, तो वो एक प्रकार का डिफरेंट टाइप ऑफ माहौल बन जाता है। बट वो नेगेटिव मोटिवेशन से जो यूज़ होता है एनर्जी को एक्सेस करने का, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी में नहीं गिना जाता है, वो एबनॉर्मैलिटी में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी के साथ साथ व्यक्ति की टेम्पररी परफॉर्मेंस बल हाई हो जाता है, मगर उनकी जो साइकोलॉजिकल मेकअप है या उनकी जो साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी जो डेवलप होनी है वो नेगेटिव की तरफ जाता रहेगा।
इस कारण ये मोटिवेशन उतना हेल्दी मोटिवेशन नहीं है। एक होता है मैदान में टेम्पररी रूप से आना, फ्लैश होना, एक सुपर हीरो बन जाना और फिर वैनिश हो जाना, और एक होता है धीरे धीरे अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाते 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 एक ऐसे पॉइंट पर अपने आप को पहुंचना कि वो इंक्रीमेंटल ही होता रहे मगर बैक में नहीं आए, या एक बेंचमार्क जो हो जाता है वहाँ पर सस्टेन हो सके कंसिस्टेंटली ए पीरियड ऑफ टाइम में। अपनी एनर्जी को जो व्यक्ति मैनेज करना चाहता है उनकी जो पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट होने की ज़रूरत हो जाती है। ओके, दैट्स वेयर ब्रह्म कुमार्स एंड ब्रह्म कुमारीज स्पोर्ट्स विंग कैन प्ले ए वेरी 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 क्रूशियल रोल। एक है 100 मीटर रन, दूसरा है एक मैराथन। कई बार इसके ऊपर कई सरकास्टिक या जोक्स भी है। आपको 100 मीटर्स या 200 मीटर्स 400 मीटर्स की जो रन है उसमें जो विन हुआ है उसका नाम याद रहेगा। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बीट किया है या किसने अचीव किया है, इमीडिएटली हुसैन बोल्ट की नाम आ जाती। मगर मैराथन जिसने किया है उसके नाम आज के दिन पे ट्रायथलॉन जो भाई साहब ने आज किया है, आज सुबह क्लास में उनका परिचय हुआ, उसके लिए कितनी कंसिस्टेंस की ज़रूरत है। मगर वो व्यक्ति एक्चुअली बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया गया व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहिए मगर होते नहीं है। ओके, और 100 मीटर्स ये जो शॉर्ट रन्स है उनका फेमस बहुत हो जाता है, राइट, फाइन। बट हम किस ओर देख रहे हैं? हर व्यक्ति का एक पर्पस होता है, इनर पर्पस। एक व्यक्ति की जो स्पोर्ट है उसे जीवन में काबिल बनाना चाहिए, ओके, मगर लाइफ में कोलैप्स नहीं करना चाहिए। हम ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉइंट पर बहुत हाईएस्ट लेवल को अचीव किया हुआ है, उसके बाद पर्सनल लाइफ में जब देखते हैं धीरे 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 वो कोलैप्स हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? किस प्रकार की स्पोर्ट्समैनशिप को या किस प्रकार के माइंडसेट को हम डेवलप करते हुए चलते हैं जो हमारा इनिशियल डेज में जो लीप मिला है, ओके, फिजिकल एंड्योरेंस की या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की या स्पोर्ट्समैनशिप की या टीम कोहेसिवनेस की, लीडरशिप की, इन सब की जो क्वालिटीज़ डेवलप हुए हैं, ये क्वालिटीज़ व्यक्ति को लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहिए। मगर व्यक्ति कोलैप्स क्यों हो जाता है? कई एग्जाम्पल्स हैं। चाहे वर्ल्ड में एक्स्ट्रॉर्डनरी फुटबॉल प्लेयर है जो डिप्रेशन में चले गए हैं बाद में, चाहे वो बॉक्सिंग के चैम्पियनशिप, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स बट वी कैन अंडरस्टैंड इट। सो बॉक्सिंग की चैम्पियनशिप में वर्ल्ड को रूल किया है, मगर लाइफ के कुछ सिचुएशंस में एक पॉइंट होता है जब व्यक्ति गिर जाता है मानसिक रूप से। क्या यह जरूरी है? किस प्रकार के माइंडसेट वो बैलेंसिंग को, फेल्यूर को, सक्सेस को बहुत ही हेल्दीली ले सके? किस प्रकार की एक माइंडसेट हो जो दूसरे व्यक्ति हमसे अच्छा परफॉर्म किया तो उसको भी हम सेलिब्रेट कर सके उसके साथ, या उससे ज़्यादा हम सेलिब्रेट कर सके? क्या ये पॉसिबल है? किस प्रकार की वो माइंडसेट चाहिए? वो स्थित प्रज्ञता, शीतोष्ण सुख दुखेषु मानावमानेषु, जो शीतल और उष्ण में स्पोर्ट्स में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको दोनों क्लाइमेट्स में प्ले करना होगा। मान अवमान, मान अपमान में, सुख दुखेषु, सुख और दुख में जो एक रस अपने मन को बना सकता है वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये गीता का श्लोक है। क्या ये गीता का लाइफस्टाइल
ओके, मिताहारम मितभाष्यम मितव्यवहारम योगी लक्षणम, है ना, हर चीज़ में जो लिमिटेशन के साथ चलता हो, एक्सेस ऑफ नथिंग, हर चीज़ का बैलेंस के साथ जो चलता हो, योगिक लाइफस्टाइल क्या स्पोर्ट्समैन को कंट्रीब्यूट कर सकती है अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में। एक होता है स्पिरिचुअल लेवल पर, एक होता है मेंटल लेवल पर, एक होता है फिजिकल लेवल पर। व्यक्ति ये 3 डायमेंशन से ही अपने आप को कंप्लीट बना पाता है। कुछ व्यक्ति है फिजिकल लेवल को टोटली नेग्लेक्ट किए हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं स्पिरिचुअल लेवल को टोटली नेग्लेक्ट किए हैं, या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में पता भी नहीं है। अब एक डिफरेंट फॉर्म स्पोर्ट्स का जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पहले जो ब्लाइंड फेथ समझते थे उसको बाद में एक बहुत की एलिमेंट्स के रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रिफाइनमेंट में जाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस रिफाइनमेंट में जब जाते हैं, व्यक्ति की एक स्थाई तक सब रीच हो पाते हैं। उस स्थाई के बाद कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो व्यक्ति की अतीत में उनके साथ जो वो एलिमेंट स्ट्रांगली रहते हैं वही उस समय काम आते हैं। उस समय जब आपकी सारी कैपेसिटी या पहले की परफॉर्मेंसेस की जो बेंचमार्क्स है वो सारा क्रॉस कर देते हो, उस समय के बाद नेक्स्ट जो जाना है वो आपके मानसिक एलिमेंट्स जो है वो ही मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे स्पोर्ट्स में भी जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पहले हर चीज़ की बहुत महत्वता हो जाती है। आपकी शू का वेट कितना है, आपका बॉडी का वेट कितना है, ठीक है, आप जो ड्रेस पहनते हो उस ड्रेस की वेट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाती है। आप एक बार सोचिए, ये जो सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल है या फैशन की वर्ल्ड में जो ड्रेसिंग होता है और जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जो ड्रेसिंग होता है, कितना डिफरेंस है। जब वो अपने जो व्यक्ति उनको देखते हैं तो उससे जो इम्प्रेशन माइंड में आता है उसमें कितना डिफरेंस हो जाता है। व्यक्ति स्पोर्ट्स में जब वो अपनी बॉडी वेट को और एक्स्ट्रा वेट को पूरा कम करना चाहता है, इंटेंशन पवित्र है, इसके कारण उनसे किसी को बॉडी कॉन्शियस की एक्सपीरियंस नहीं होती है, क्योंकि इंटेंशन बहुत पवित्र है, जिसके कारण वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होती है, उनसे भी वो मैसेज ही कम्युनिकेट नहीं होता, क्योंकि उनके माइंड में ही वो मैसेज पर्पस नहीं है। माना व्यक्ति का पर्पस कितना पावरफुल है। आप अभी कुछ समय के बाद वर्ल्ड कप के जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप की जो टीम्स है, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं स्लीप के ऊपर, और यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। माना वो मैच के लिए इतना पीरियड ऑफ टाइम, ओके, सेक्सुअल एलिमेंट से अपने आप को दूर रखने के लिए वो ब्रह्मचर्य को धारण करके भी अपनी एनर्जी को सब्लिमेट करने की प्रयास किया गया है। कई टीम्स कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। माना धीरे धीरे स्पोर्ट्स भी एक योगिक डायमेंशन में जा रही है। इस समय राजयोग का महत्व क्या है? हम कैटलिस्ट के रूप में देखिए, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का एक बहुत महत्व होता है। एक होता है रेडिकल, दूसरा होता है कैटलिस्ट। रेडिकल वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, मगर कैटलिस्ट वो केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करेगी, मगर उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा रोल, ओके, एक कोच का रोल अलग है, एक स्पोर्ट्स पर्सन का रोल अलग है,
एक कैटलिस्ट का रोल अलग है। शायद स्पोर्ट्स विंग की जो वॉलंटियर्स है, बीकेस है, जो स्पोर्ट्स विंग के सेवा में जब हम जाते हैं, वो एक कैटलिस्ट का रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं। माना कई प्रकार के स्टूडेंट्स हैं ग्लोबली, भारत में भी बहुत ऐसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले, या जो अचीवमेंट्स धीरे धीरे हो रहे हैं उनको देख के मोटिवेट होके लेने वाले कई प्रकार के स्पोर्ट्समैन्स हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। आप अभी सेवाओं में देखे होंगे, मगर वो मोटिवेशन को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से आपका कॉस्ट्यूम का वेट, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे पोल जंप हो, चाहे कई प्रकार के स्पोर्ट्स जहाँ पर इसका बहुत महत्व होता है, और उसका डिज़ाइन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका इतना मेटिकुलस एलिमेंट्स की इम्पोर्टेंस जिस प्रकार के कई स्पोर्ट्स में है, उसी प्रकार से आपकी थॉट पैटर्न्स का भी उतना ही महत्वपूर्णता है। आप अपनी लाइफस्टाइल में हर चीज़ में सेंसिटिव होकर रिएक्ट होने की मानसिकता को डेवलप करते हो, या क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते, या फेल्यूर्स में, कोई प्रकार की लाइफ की कॉमन फेल्यूर्स में आप अपने आप को बहुत ही डिस्टर्ब महसूस करते हो, या अपने आप को मोटिवेट करने में सक्षम नहीं हो पाते हो, पुश करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हो, वो एलिमेंट जब आपकी हाई परफॉर्मेंस की नीड, प्रैक्टिस में नहीं, हाई परफॉर्मेंस की डिमांड, हाई परफॉर्मेंस की नीड और कंपैरेटिव परफॉर्मेंस की नीड, ओके, कॉम्पिटिटिव नीड, इस प्रकार की जब वो नीड आ जाती है, उस समय आपकी प्रैक्टिस के जो स्किल प्रैक्टिस किया जाता है, मगर आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो मेंटल मटेरियल है, मेकअप है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति आपसे अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है, उसे देख के व्यक्ति में, या परफॉर्म कर रहा है या कोई और सक्सेस पा रहा है लाइफ में, उससे देख के ईर्ष्या जब हो रही है, एक्चुअली ईर्ष्या की एलिमेंट जब हम देखते हैं, हर चीज़ की एक सॉफ्टवेयर जैसे है, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर और बैक एंड सॉफ्टवेयर। किसी में एंगर इश्यूज़ है, एंगर इश्यूज़ के फ्रंट एंड में आप देखते हो तो एग्रेशन इज लुक्स टू बी वेरी पावरफुल। हर चीज़ को कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, एंगर से डील करना, फ्रंट एंड में तो व्यक्ति पावरफुल दिखता है। मगर आप बाबा की पुरानी अव्यक्त मुरलियों में देखेंगे तो आपको ये विषय देख के बहुत आश्चर्य लगेगा। बाबा ने कहा कि एंगर एक रॉयल रूप में रोना जैसा है, इट्स एंगर इज ए रॉयल फॉर्म ऑफ क्राइंग। बाहर से पावरफुल है, अंदर का एक होता है कम्युनिकेशन, दूसरा होता है मैसेज। यहाँ कम्युनिकेशन एग्रेशन का है, मगर मैसेज सफरिंग का है। मैसेज में रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है? आई एम फीलिंग हेल्पलेस, कैन यू हेल्प मी। एक व्यक्ति अंदर से रो रहा है, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा है। मतलब फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है। ईर्ष्या में भी आप देखेंगे तो फ्रंट एंड ईर्ष्या की बात आ जाती है, मगर बैक एंड में क्या होता है? हीरो वर्शिप है। जो व्यक्ति आपको देख के ईर्ष्या हो रहा है, एक्चुअली वो आपका सबसे बड़ा फैन है। वो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, मगर वो जो एडमिरेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है। ठीक है, अगर वो व्यक्ति उसे यू आर लाइकिंग समवन एक्चुअली एंड यू वांट टू बिकम दैट, आप वो बन नहीं पा रहे हो, इसीलिए ईर्ष्या में जा रहे हो। ओके, स्पोर्ट्स में ये एक एलिमेंट है। इसको हम साइकोलॉजिकली कैसे डील करें? अगर व्यक्ति उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, मन से और बाहर से भी, ओके, डायरेक्टली जाके उसको अप्रिशिएट करें, उनके अचीवमेंट के, उसकी परफॉर्मेंस के। आप ये पॉइंट पर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले किए हो, ये बहुत अच्छा था, आई वॉज लाइकिंग इट सो मच बोल के उनके आगे आप उनके गुणगान कर दीजिए, उनके आगे आप एक्सप्रेस कर दीजिए आपके फीलिंग्स को।
द मोमेंट दिस पर्सन डज इट, वो जो स्किल है, वो एलिमेंट है, वो आप में अंदर आ जाएगी. ओके, जेलसी क्रिएट्स रेजिस्टेंस. आपका वो स्किल अंदर आने में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा जेलसी. उसके बजाय एप्रिशिएशन, ओके, अलाउज दैट क्वालिटी टू कम इनसाइड यू. जैसे ही आप वो क्वालिटी को अप्रिशिएट करोगे, एक्नॉलेज करोगे, जाके उनके आगे अप्रिशिएट करोगे, वो क्वालिटी आपके आगे, आपके अंदर आना शुरू हो जाता है. ओके, ये सूक्ष्म, एक कहते हैं स्थूल एलिमेंट, दूसरे होते हैं सूक्ष्म एलिमेंट. ऐसे कौन से, किस प्रकार की सूक्ष्म एलिमेंट्स हो सकते हैं हम जो उनको कंट्रीब्यूट करने में, ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें. मैं कैटलिस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सक्सेसफुल होंगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला नहीं. आप वो सक्सेस में आप एक पार्ट नहीं बन पाओगे, या नहीं बनोगे, उसकी इच्छा भी नहीं है आपको. कोच को होगा, वो द्रोणाचार्य बनेगा. आप आचार्य तो बनोगे मगर द्रोणाचार्य नहीं बनोगे. आपका सक्सेस में भी पार्टिसिपेशन नहीं है, आप सिर्फ फेल्यूर में रहोगे. उससे फेल्यूर से सक्सेस की ओर ले जाने में, दैट इज रीजन वाई यू आर ए वेरी बिग कैटलिस्ट इन दिस प्रोसेस. कैटलिस्ट का रोल है, आपको उनको सक्सेसफुल बनाने में इच्छा है, मगर आपको उससे सक्सेस कुछ पाना है ऐसा कुछ नहीं है. कितनी अच्छी रोल है, एक गुरुत्व रोल है, ये आचार्य का रोल है. एंड नाउ आज का जो विषय है स्ट्रेस और एंग्जाइटी, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ रिलेट होने वाले स्ट्रेस और एंग्जाइटी. हमें एक होता है जनरलाइज्ड, दूसरा होता है स्पेसिफिक. एंग्जाइटी में भी अगर एंग्जाइटी हेल्थ इश्यूज़ में, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में एंग्जाइटी को आप एक्सप्लोर करते हो, उसमें एक एलिमेंट आता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी. जनरलाइज्ड एंग्जाइटी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक छोटा सा परसेंटेज में होता है, मगर फिर भी व्यक्ति ऑर्डर में होता है. माना उनका लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती है, ऑर्डर में हो, हर चीज़ ऑर्डर में होता है. जब भी आप कोई एक नई चीज़ कर रहे हो जिसका आपका पूर्व एक्सपीरियंस नहीं है, ओके, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ एंग्जाइटी हो सकता है, मगर वो एंग्जाइटी आपको एक्साइट करेगा, वो एंग्जाइटी आपको एक्सप्लोर करने में मदद करेगी, और वो एंग्जाइटी आपको वीक नहीं करेगी, क्योंकि वो आपको अलर्ट में रखने के लिए एक नेचुरल मैकेनिज़्म है, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जो आपको हाई अलर्ट में रखती है, बहुत हाई अलर्ट में, अलर्ट में रखती है. एक होता है ऑर्डरली रहने में, दूसरा होता है जब वो ऑर्डर को ब्रेक कर देता है तब वो डिसऑर्डर बन जाता है. ओके, इसी उस समय इसको कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. जनरलाइज्ड एंग्जाइटी है मगर कोई एक कारण से नहीं आ रहा है ये एंग्जाइटी, मगर कई कारण से, हर चीज़ से एंग्जाइटी हो रहा है, तो वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी है. वो एक डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेता है. अब और दूसरी एंग्जाइटीज़ होती है जो स्पेसिफिकली रिलेट करने वाली एंग्जाइटीज़. ये एंग्जाइटी एक छोटा सा लेवल पर होता है जो मैनेज कर पाता है व्यक्ति. कई बार कई प्रकार की ट्रिगर्स, ओके, जो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, बहुत लो फील करने वाली एलिमेंट्स होती है, ह्यूमिलिएशन हो या एम्बैरेसमेंट हो या बहुत ही एक्सपेक्टेशंस रखा हुआ एक चीज़ में सडनली एक बहुत हॉरिबल फेल्यूर हो, ये ट्रिगर बन जाता है. जब वो ट्रिगर इतना पावरफुल हो जाता है कि वो ट्रिगर व्यक्ति में एंग्जाइटी को डेवलप करना शुरू कर देता है. अब ये एक होता है फियर, दूसरा होता है फोबिया.
ओके, फियर है एक एलिमेंट है, फोबिया एक एलिमेंट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? फियर में आपको एक रेशनल थिंकिंग के साथ फियर होता है, ओके, जिसमें एक रेशनल है, और फोबिया में रेशनल नहीं दिखता है आपको। ठीक है, आप एक सांप को देखते हो तो आपको डर लगता है, एक्चुअली लगना भी चाहिए, तभी आप केयरफुल रहोगे, ओके। और आप पहली बार कोई माउंटेनियरिंग कर रहे हो, सबको देखे अभी मे बी एक कैंप में जा रहे हो, माउंटेनियरिंग कैंप में, ट्रकिंग में जा रहे हो, तो आपको हर कदम में थोड़ा सा फियर होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये फियर आपको केयरफुल रखेगा। जिसको फियर नहीं है, सिर्फ करेज है, वो थोड़ा करेज को यूज़ करते हुए केयरफुलनेस के बजाय केयरलेसनेस में चले जाते हैं। इसमें ये बात है, केयरफुल, केयरलेस, केयरफ्री, मीनिंग्स अलग हो जाती है। केयरफ्री एक ऐसी स्टेज हो जाता है जहाँ पे कोई चीज़ में आपको जब मास्टरी आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको स्किल की मास्टरी हो गया है, माउंटेनियरिंग की मास्टरी हो गया। उस समय कई ऐसे माउंटेनियर्स हैं जिसको सेफ्टी बेल्ट के बिना भी क्लाइंब कर लेते हैं। क्यों? वो केयर फ्री है। केयर फ्री एक ऐसी स्टेज है जब व्यक्ति उस स्टेट में मास्टरी जब आ जाती है तो केयर उतना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है और मास्टरी में जो स्किल है वो काम करना शुरू कर देता है। फाइन। फोबिया में इरेशनल फियर हो जाता है, ओके। उस फियर में एक रेशनल नहीं है, हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाता है। कई बार स्पेशली स्पोर्ट्स में फेल्यूर को हैंडल करने की क्षमता जब व्यक्ति में कम हो जाती है, वो धीरे धीरे उनके माइंड में, ओके, फेल्यूर का एक पैटर्न बन जाता है। हर चीज़ में उनके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति कॉम्प्लेक्सेस में जाना शुरू हो जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स? ओके, मल्टीप्लेक्स नहीं है या कुछ, कॉम्प्लेक्स है। व्हाट इज़ ए कॉम्प्लेक्स? अच्छा, कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट वर्ड क्या है? सिंपल, है ना? कितना वो ये कॉम्प्लेक्सेस में हमें दो शब्द आ जाते हैं। एक है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब एक इन्फीरियरिटी माना अपनी क्षमता से कम महसूस करना, कम समझना और कम व्यवहार करना जीवन में। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माना अपनी एक्चुअल क्षमता से बहुत ज़्यादा समझते रहना और अपनी जैसी क्षमता या अपने से कम क्षमता वालों को बहुत ही नीच दृष्टि से या छोटे भाव से देखना, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये दोनों भी कॉम्प्लेक्सेस स्पोर्ट्समैनशिप में काम नहीं करेगा। एक स्पोर्ट्स पर्सन को या कोई भी व्यक्ति के जीवन में एक बीच में रहने की ज़रूरत है। वो बीच क्या है? सेल्फ कॉन्शियस में। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं योग विद्या में, यह रियलाइजेशन स्पिरिचुअल डायमेंशन में हम बताते हैं। अभी अपनी कैटलिस्ट को, स्पोर्ट्स कैटलिस्ट को, स्पिरिचुअल डायमेंशन के साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन की जब आ जाती है, उसमें व्यक्ति की अपनी वास्तविक क्षमताओं को, वास्तविक स्किल्स को, आज के दिन पर जो भी उनकी क्वालिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, उनकी लेवल ऑफ एंड्योरेंस है, उनकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, उनकी स्किल, इसकी एक रियलिस्टिक और रियलिटी के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत बहुत ज़रूरत है। यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन माना सेल्फ को रियलाइज़ करना। आज के दिन पे मुझे जो भी है मेरे अंदर,
क्वालिटीज़, उन क्वालिटीज़ को यथार्थ रीति से कॉम्प्लेक्सेस में नहीं जाते हुए पहचानना। जब अच्छी तरह से पहचान हो जाती है तो व्यक्ति को हो सकता है व्यक्ति अपने आप को अपनी साथ जो भी व्यक्ति है, पीयर्स है, उसमें अपने आप को बहुत कम महसूस कर रहा हो, ये इनकी रियलिटी बहुत कम हो, और उसे उसी प्रकार से पहचानना और स्वीकारना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति की ग्रोथ के लिए। क्योंकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स व्यक्ति को क्लाउड कर देता है, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स व्यक्ति को अपने अंदर की जो क्वालिटीज है उसे फील्ड में ले आने में बहुत बड़ा फिल्टर के रूप में, या उसको रोक देता है, उसको एक्सेस करने नहीं देगा उसके पोटेंशियल को। तो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में अपनी यथार्थ आइडेंटिफाई जैसे ही करेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा, दैट इज़ ए फर्स्ट स्टेप। ओके, अपने आप को एक आर्टिफिशियल स्टेट में या एक डिनाइल में, या जो नहीं है वो है समझ के वो काम नहीं करेगा। एफर्मेशंस अलग है। ओके, एफर्मेशंस वो है जो हमें हमारा लक्ष्य को याद दिलाता है, और ये डिनाइल के साथ जो जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स होते हैं वो व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर बना देती है। ओके, इन्हीं चीज़ों के कारण एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है व्यक्ति में। जैसे ही यथार्थ स्वरूप में अपने आप को पहचान लेता है, उनकी एंग्जाइटी लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं। इसीलिए योग विद्या का जो सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, राइट। और दूसरी बात, मतलब एक कुछ एक ऐसे ही एलिमेंट्स है जो स्पोर्ट्स में बहुत काम आते हैं। एक होता है व्यक्ति का इनर मोटिवेशन, और दूसरा होता है एनवायरमेंटल मोटिवेशन, और तीसरा होता है उनकी परसिस्टेंस। ओके, और व्यक्ति कंसिस्टेंटली, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, परफॉर्मेंस हो, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राइट, कंसिस्टेंसी। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने वाली एलिमेंट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है रेजिलियंस। ओके, मैं एक गेम को हार गया हूँ, या कोई सिचुएशन, इंजरी हो गई है, फिर उसके बाद में फिर वापस मैदान में कितना क्विकली आ पा रहा हूँ, एफिशिएंटली आ पा रहा हूँ, कितने स्पिरिट के साथ आ पा रहा हूँ, वो रेजिलियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे दुनिया में कोरोना आ गया है। कोरोना आने के बाद उसका इफेक्ट लोगों के जीवन में बहुत पड़ा है, हिला दिया सारे विश्व को, अपनी औकात दिखा दिया। एक छोटा सा वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी है तुम्हारा सारा ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए, समझ में आ गया है अच्छी तरह से सारे विश्व को। इतना होने के बाद विश्व फिर वापस खड़ा हो गया है। ये विश्व का रेजिलियंस है, पूरी तरह से खड़ा हो गया। भारत विशेष रूप से खड़ा हो गया है, और अच्छी तरह से खड़ा हो गया। ये रेजिलियंस है। कितने ना एग्जाम्पल्स है जो पूरी तरह से लाइफ थ्रेटनिंग के स्टेज से पूरी तरह से आके फिर खड़े हो गए। ये रेजिलियंस है। ये एलिमेंट भी स्पोर्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट। जब ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर इम्प्रूव होती रहेगी, वो जो एंग्शियस होने की जो एलिमेंट्स है वो कम होता जाएगा। जो चीज़ हम जानते हुए रेशनली डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में या प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, वो फियर है। जो नहीं जानते हुए जो अपने मन को इफेक्ट कर देता है वो एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी इज ऑल्सो ए फियर, बट एन अननोन फियर। वो रेशनल के साथ जुड़ नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लस्ट्रोफोबिया है, सडनली लाइट चले जाता है तो व्यक्ति को सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। द पर्सन बिकम्स वेरी एंग्शियस, बहुत एंग्जाइटी हो जाता है। वरना क्लोज्ड रूम्स में,
क्लस्टर्स में व्यक्ति को डिफ़िकल्टी हो जाती है। ब्रेथलेसनेस की कोई रीज़न नहीं है, बहुत हवा है, मगर दैट इज़ ए फीलिंग। अब ये फीलिंग और फैक्ट दोनों डिफर हो जाती है। व्यक्ति को अपनी फीलिंग और फैक्ट के साथ, ओके, ये सिर्फ एक मेंटल फीलिंग है, ये एक फैक्ट है, उसे पहचानने में अगर जब आप हेल्प करेंगे तो वो फीलिंग का जो एंग्शियसनेस है वो कम होते जाता है। फैक्ट के साथ कनेक्ट होना, ये एक एलिमेंट यहाँ हमारी अच्छी तरह से। अब ये एंग्जाइटी को काम डाउन करने में कई एलिमेंट्स हेल्प करती है। ओके, एक होता है पॉजिटिव सेल्फ इमेज। व्यक्ति की जब पॉजिटिव सेल्फ इमेज चले जाता है तो वो भी व्यक्ति को स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करने में, एंग्जाइटी को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। अब ये एंग्जाइटी है, ये एंग्जाइटी के जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो एंग्जाइटी को ट्रिगर कर रहा है? वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों अलग अलग टर्म्स है। स्ट्रेन ज़्यादा तक फिजिकल होता है, स्ट्रेस ज़्यादा तक साइकोलॉजिकल होता है। मैं ये ज़्यादा तक क्यों कह रहा हूँ कि फिजिकल स्ट्रेस भी है। अब ये साइकोसोमैटिक है, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है मगर हमें बहुत हेल्प करेगा किसी को एक्सप्लेन करने में या किसी को समझाने में। साइकोलॉजिकल, जो साइकोसोमैटिक माना, सोमा माना बॉडी, साइकोसोमैटिक माना जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के कारण, इश्यूज के कारण जिसका प्रभाव सोमा माना बॉडी के ऊपर पड़ जाता है, वो साइकोसोमैटिक है। हार्ट रेट बढ़ जाना, फियर इनिशिएट हो जाना, और एंग्जाइटी के कारण एंग्जाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स आ जाना। ऐसे पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी अटैक्स स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और वो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर में और ज़्यादा हो जाते हैं, मगर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक ऐसे IPL के स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, उनमें एक ही फियर है कि दे वांट टू अप्रोच अ साइकोलॉजिस्ट बट दे डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज वो बहुत वायरल हो सकता है और उसकी इमेज के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। वो कॉन्शियस माना अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करते रहना है। ये भी कितना एंग्जाइटी, यू आर फीलिंग सम एंग्जाइटी एंड यू वांट टू टेक हेल्प बट यू डोंट वांट टू टेक हेल्प बिकॉज समवन विल नो इट। माना एक बहुत सेंसिटिव एलिमेंट है। उस सेंसिटिव एलिमेंट में कुछ वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए। एक होता है वी हैव टू बी एक्टिव लिसनर्स। हमें सुनना जरूरी है, सिर्फ उनको कुछ कहना बाद में। पहला एलिमेंट उनको पर्सनली सुनना है। ओके, उनकी जो भी फीलिंग्स है उनको बहुत एम्पैथेटिकली, और स्पेशली वो जिस प्रकार से और सुनवाना चाहते हैं उस प्रकार से हमें सुनना होगा, जिस प्रकार से वो चाहते हैं वैसे सुनना होगा। दिस इज आवर फर्स्ट। और दूसरी है एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ओके, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, उनके प्रति हमारे अंदर एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। फिर तीसरी बात है टोटली नॉन जजमेंटल होना जरूरी है। ओके, और नेक्स्ट नॉन जजमेंटली एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मेंटेन करनी होगी। जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति को महसूस हो जाता है। ओके, जब हमारे अंदर इंटेंशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है तो व्यक्ति को महसूस होगा। मानो उनके साथ जो भी अनुभव हुआ है वो दूसरी जगह पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में शेयर नहीं करना है। जनरलाइजली शेयर करना अलग बात है, पर्सनल नाम से कभी शेयर नहीं करना है। ये कॉन्फिडेंस, ऐसे कुछ क्वालिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को हैंडल करने की एलिमेंट्स में अब आप देखेंगे कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मर है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है। एक होता है स्किल प्रैक्टिस, दूसरा होता है अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो प्रैक्टिसेस करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खुद के लाइफ में भी देखा और कई जगह पे भी देखा, माना एनवायरमेंटल मोटिवेशन कितना काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिस कर रहा है या पुलअप्स कर रहा है या पुशअप्स कर रहा है, उनकी कैपेसिटी से एक 30, 40, 50 पुशअप्स तक कर लेगा। उसके बाद उनकी फ़िज़िकल कैपेसिटी ड्रेन होते जा रहा है, माना और नहीं कर पा रहा है। उस समय अगर उनका कोच आके उनके आगे खड़े हो जाता है तो और एक 3-4 ज़्यादा कर पाता है। फिर उसके कोच के साथ कोच कह रहा है डोंट नेवर गिव अप, जैसे हमारे भाई साहब है जो फिजियोथेरेपिस्ट के कॉलेज के प्रिंसिपल है, और वो कई बार स्पोर्ट्स पर्सन्स को अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं, तो वो जो भी ट्रेनर है वो अच्छी तरह से रिलेट कर वहाँ खड़ा हो जाता है तो और एक 5-10% इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद आप कुछ कह रहे हो उसके साथ, मोटिवेट कर रहे हो, और एक 5-10% इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसको बैक सपोर्ट दे रहे हो, फिज़िकल टच भी दे रहे हो, और आप कंटिन्यूसली उनको दूसरे थॉट आने नहीं दे रहे हो माइंड में। सी द ब्यूटी हियर। दूसरे प्रकार के थॉट या डिमोटिवेटिंग फीलिंग, अपने अंदर एक फीलिंग होता है ना, आई कांट डू एनी मोर बोल के, बॉडी से एक सिग्नल आती रहता है आई कांट परफॉर्म एनी मोर बोल, उसको भी ओवर माना डोमिनेट करते हुए एक पावरफुल मोटिवेशनल एलिमेंट जब आ जाती है तो व्यक्ति उसको पार कर लेता है। माना एक्चुअल कैपेसिटी से, परफॉर्मिंग कैपेसिटी से पोटेंशियल कैपेसिटी की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति। अब देखिए, पोटेंशियल एक बहुत वंडरफुल एलिमेंट है। एक होता है कैपेसिटी जो हमने एक्सपीरियंस की हो, ओके, और दूसरा होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल एक है हमारी कैपेसिटी से, आज की कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा हो सकता है, मगर हमारा डिस्कवर्ड पोटेंशियल बहुत लिमिट हो सकता है। यह है अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल, एक होता है डिस्कवर्ड पोटेंशियल। ये होल जर्नी ये अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल से डिस्कवर्ड पोटेंशियल से अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल की ओर आगे बढ़ने में ही सारा खेल है। उनकी जो थॉट्स, वीकनिंग थॉट्स जो है, उस थॉट्स को रिप्लेस करने में अगर हमारे स्पोर्ट्स कैटलिस्ट से ऐसे पॉइंट्स उनको मिल जाते हैं जिससे वो जब भी वीक थॉट आ रहा है उसको रिप्लेस कर लिया, ओके, एक पॉजिटिव मोटिवेशनल थॉट से रिप्लेस कर लिया, और उस प्रोसेस को हम प्रैक्टिस करा देते हैं। हमारे पास ब्यूटीफुल टेक्निक्स है, चाहे वो माइंडफुलनेस टेक्निक है या हमारे पॉजिटिव एफर्मेशंस है या हमारे मेडिटेशन के जो कमेंट्रीज है, जिससे उनको हम सपोर्ट करते हैं उस प्रकार के, उनको ट्रेन अगर इस विषय पे हम कर देते हैं, जैसे ही वो स्ट्रेसफुल वीकनिंग थॉट आ जाती है उसे रिप्लेस कर दें, ओके, दैट विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। और जनरली स्ट्रेस कॉजिंग एलिमेंट्स हर प्रोफेशन में अलग अलग है, ओके, एक एडमिनिस्ट्रेटर में अलग प्रकार का स्ट्रेस है, एक फार्मर में, एग्रीकल्चरिस्ट में अलग प्रकार का स्ट्रेस है, एक लॉयर में अलग प्रकार का स्ट्रेस है, एक पुलिस में अलग प्रकार, इसी प्रकार से स्पोर्ट्स पर्सन्स में भी अलग प्रकार की स्ट्रेसेस है। हमें अगर हो सके कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में बैठ के स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफस्टाइल में किस प्रकार की स्ट्रेस ट्रिगर्स है, उसे हम अच्छी तरह से लिस्ट आउट कर दें, और उस स्ट्रेस ट्रिगर्स को एक जब हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीनिंग ये है कि स्ट्रेस आ रहा है और आप उसको मैनेज कर रहे हो, कितना एफिशिएंटली आप उसको मैनेज करते हो, ओके। और दूसरा है प्रोएक्टिव अप्रोच, जो वेलनेस की अप्रोच है, स्ट्रेस आने से पहले ही आप वो कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं, वो आने से पहले ही आप अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि वो ट्रिगर आपको ट्रिगर ही ना लगे, राइट। सो ऐसे किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं हम सारे लिस्ट आउट करके हर स्ट्रेस के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं। और स्टिमुलस के बाद जैसे ही स्ट्रेस ट्रिगर की जो स्टिमुलस आ जाती है, स्टिमुलस के साथ एक रिएक्शन आ जाता है। इसे स्ट्रेस और स्टिमुलस और रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन और दूसरी एलिमेंट है वो रिस्पॉन्स। एक है स्टिमुलस
दूसरा है स्टिमुलस के कारण आने वाला रिएक्शन, तीसरा है रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑटोनॉमस है, जिसमें आपकी डिस्क्रिशन काम नहीं करती है, अपने आप स्वतः आ जाता है रिएक्शन। रिस्पॉन्स जब हम सोच के या स्ट्रैटेजाइज करके हम जब ले आते हैं, उसको रिस्पॉन्स किया जाता है। और ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जितना आपका टाइम गैप बढ़ता है, ओके, आपका स्पेस, मेंटल स्पेस बढ़ता है दोनों के बीच में, उतना आपका कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेस आएंगे। इम्पल्सिव है रिएक्शन, कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेस है रिस्पॉन्सेस। स्टिमुलस और इमीडिएटली आने वाले रिएक्शन जो इम्पल्सिव है, और दूसरा है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट करना है। वो स्पेस चाहे माइंडफुलनेस द्वारा, सेल्फ टॉक के द्वारा, ओके, या मेडिटेशन के द्वारा, पॉजिटिव एफर्मेशंस द्वारा, ये स्पेस को जैसे ही आप बढ़ाएंगे, आप वो रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो जाएगा। आइडियली आप कोई भी टेक्निक यूज़ करो, मैकेनिज़्म ये है, उनकी जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस को हैंडल करने का ये तरीका होता है। और कंसिस्टेंसी, हमें एक थॉट को प्रोपेगेट करना है कि आप अपनी एक रैडिकल डेवलपमेंट के लिए, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट के लिए एक्सपेक्ट ना करें, और सिंपली डेली एक 1%, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में आप प्रोग्रेशन करते रहेंगे, इवन 1%, दैट विल गिव यू ए बिग लीप। और फाइनल, आई विल टेक 1 more minute सिस्टर, फाइनली एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि डोंट मेक एनीथिंग एज एवरीथिंग, एनी वन थिंग एज एवरीथिंग। कोई एक चीज़ को आप सब कुछ बना देते हो, जब वो एक चीज़ कोलैप्स होता है तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। एक होता है यूनिडायरेक्शनल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, एक होता है होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। स्पोर्ट्स पर्सन को भी एक होलिस्टिक अप्रोच लेने से स्ट्रेस एलिमेंट्स बहुत कम होने की संभावना है। सिर्फ एक एलिमेंट में नहीं, आपका एनर्जी किसी में 95% और बाकी के लाइफ में सिर्फ 5% रोकोगे, और वो 95% वाला जब भी कोलैप्स हो जाएगा, आप सब कुछ कोलैप्स हो जाओगे। उसके बजाय एक 5-10% हर एक चीज़ को दीजिए, एक 40-50% स्पोर्ट्स को दीजिए। इससे आपको होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा, और आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी, एंग्जाइटी हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। अच्छा, ओम शांति। Sir, one question. There are two words, stress and strain, and we have physical and mental level, or body and mind. Both these things happen in both cases. I mean, stress and stress in body, stress and stress in mind, or one each in one only. स्ट्रेस जब होता है, जब यू आर कंप्रेस्ड बिटवीन टू थिंग्स, ओके। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस में तब कन्वर्ट होता है जहाँ भी स्ट्रेस होता है, जब भी स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस ऑब्जर्व किया गया रिसर्च में कि वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके मस्कुलर स्केलेटल जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक होता है, जहाँ पे आप बॉडी को स्टिफ करते हो, एक एक मसल ग्रुप को, और रिलीज करते हो, जिससे स्ट्रेस डाइल्यूट होता है। दैट इज़ वन टेक्निक विच वी कैन ऑल यूज़ प्रैक्टिस में। अब स्ट्रेन क्या होता है, जब आप स्ट्रेन व्हेन यू एक कपड़ा को भी आप ट्विस्ट करोगे तो स्ट्रेन हो जाता है ना, उसके अंदर जो भी है, इट्स मोर फिजिकल, आपका बॉडी भी स्ट्रेन हो जाता है। उसको रिकवरी में रेस्ट देना जरूरी होता है, जिससे वो रिकवरी में रेस्ट से रिकवरी होता है। वो फिजिकल लेवल का है। मेंटल रिकवरी के लिए भी आपको रेस्ट लेना जरूरी है। वो रेस्टफुलनेस है। एक होता है नींद में जाना, दूसरा होता है अपने आप को रेस्टफुल स्टेट में रखना। ये भी कंट्रीब्यूट करता है। राइट, ऑप्शन। बहुत बहुत थैंक्स रामकृष्ण भाई जी का, जिन्होंने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में हमें बताया कि कैसे हम जो हैं अंदर के फियर को, अपने डर को जो है, और उस डर की कौन कौन सी स्टेजेस हैं,
और उनको कैसे हम जो है उनके ऊपर विजय पा सकते हैं, और उस चीज़ को कैसे हमें फील करना है कि सच में ये डर है। तो हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत थैंक्स करेंगे।